Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, who is most merciful and beneficial. GM Samad is here, your mathematic Twitter. गाइस, आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेस्ट शेयर करने जा रहा हूँ जो फेज 1 यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने करंटली जो कंडक्ट की है। ये टेस्ट मैंने बहुत ही मुश्किल से हाथ की है और उसके ये ओरिजिनल टेस्ट जो मैं आपसे जो भी एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूँ, ये ओरिजिनल टेस्ट के एमसीक्यूज है जो फेज 1 में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने कंडक्ट की है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। पहले पार्ट 1 जो इंग्लिश का था, तो मैंने कोशिश की है इंग्लिश को भी सोल्व करना, बहुत ही इजी थी, इस वजह से मैंने सोल्व कर दिए। और मैथ भी, जनरल साइंस भी, इस्लाम मैथ भी, मैं आपको सारे नॉर्म्स भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से इन्होंने ये टेस्ट उठाई है। सो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले इन्होंने सिनोनिम्स उठाए, 5 सिनोनिम्स है और 5 एंटोनिम्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट सिनोनिम्स है वो है रेकलेस। रेकलेस की मीनिंग होती है केयरलेस। और सेकंड है फेडिलिटी। फेडिलिटी की मीनिंग होती है लॉयलिटी। और क्रूअल, क्रूअल की मीनिंग है ब्रूटल। क्रूअल मीन्स जालिम और जालिम, ब्रूटल भी जालिम। रेस्क्यू, आपको पता है रेस्क्यू की मीनिंग क्या है? हेल्प। यूनाइट, आपको पता है यूनाइट की सीधी सी मीनिंग है क्या? कंबाइन। बहुत ही इजी टेस्ट लिए इन्होंने इस दफा। पता नहीं नेक्स्ट फेज जो सेकंड फेज 6 नवंबर को होने जा रहा है, वो पता नहीं कैसा लगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस टेस्ट के हिसाब से बहुत ही इजी होगी। इसके बाद अभी एंटोनियम्स है, 5 सिनोनिम्स हो गए, बहुत ही इजी सिनोनिम्स थे, आपने देखे। उसके बाद है एंटोनियम्स। तो फर्स्ट एंटोनियम्स है फैक्टिशियस। इसकी माना है कि जो आर्टिफिशियल हो, जो फेक हो। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जेन्यून, जो जेन्यून हो, फेक नहीं हो। एग्रोंट का एरोगेंट का जो एंटोनियम्स होगा वो क्या है? हम्बल है। गिल्टी का जो एंटोनियम्स है वो इनोसेंट है। आपको पता है बहुत ही इजी इजी वर्ड्स उठाए हैं। अवेयर का जो एंटोनियम्स है वो है इग्नोरेंट। आपको पता है एक अवेयर होता है, दूसरा इग्नोरेंट होता है। और 10 नंबर जो इन्होंने एंटोनियम्स उठाया वो है वैलिडेट। वैलिडेट की जो एंटोनियम्स है वो है डिसप्रूव। आपको पता है कि वैलिडेट की जो मेनी माना है वो है क्या? प्रूव। और जो इसका एंटोनियम है वो है डिसप्रूव। तो ये थे 10 एमसीक्यूज, बहुत ही इजी। 10 मार्क्स आप ऐसे चुटकी में उठा सकते थे, बहुत ही इजी था। मेरे ख्याल में इतनी इंग्लिश कोई भी इजी नहीं देता जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वालों ने दी है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन। देखिए 10 एमसीक्यू जो आपके है वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स उठाए, और जो बाकी है वो 5 एमसीक्यू से या 5-6 एमसीक्यू इन्होंने ये मिस स्पेल्ड से उठाए, जो करेक्ट करनी है स्पेल्ड। तो पहली जो फर्स्ट स्पेल है वो है मिलेनियम। आपको पता है मिलेनियम स्पेल क्या है? MILLENNIUM, मिलेनियम की ये करेक्ट स्पेल। उसके बाद है हिंड्रेंस। आपको पता है हिंड्रेंस की स्पेल क्या है करेक्ट? जो वो है HINDRANCE, हिंड्रेंस की ये करेक्ट स्पेल है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन में भी उठाया है। तो आपको पता है एज फॉर मी, एज फॉर की जो मीनिंग होती है पर्टिकुलर एज फॉर की, रिगार्डेड टू मी। आई विल हैप्पी, आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड। ये बहुत ही इजी था। आपको पता है एज फॉर लगता है जैसे ये पर्टिकुलर एक प्रोवर्ब है। इसके बाद है डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग। आपको पता है जब जस्ट इवनिंग होती तो हम इन लगाते, यहाँ पे सैटरडे लगा हुआ है। जब आपको पता है कि डे मेंशन हुआ हो तो तब हम ऑन ही लगाते प्रीपोजिशन में। तो यह क्या है? ऑन। आपको पता होना चाहिए कि आप ये ध्यान में भी रखें, जब डे मेंशन हो, लाइक सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग या मॉर्निंग, कोई भी हो सकता है, तो उसमें हम ऑन लगाएंगे। उसके बाद है चूज द करेक्ट पैसेज पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो बहुत ही इजी पैसिव वॉइस दिए इन्होंने। दे आर नॉट मीटिंग अस। आपको पता है ये सेंटेंस, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये सेंटेंस है जो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आए तो आपको जहन में एक बात आना चाहिए कि वो किस तरीके से होगा, कि उसमें बीइंग
पैसिव में बीइंग लाजमी आएगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हो तो उसमें बीइंग लाजमी आएगा। अभी जो पैसिव की स्ट्रक्चर है उस मुताबिक करेंगे। जो अस है वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा तो वी हो जाएगा। उसके बाद वी आर होगा, नॉट तो नॉट लगा हुआ है, और बीइंग होगा। आपको पता है वर्ब का जो थर्ड फॉर्म लगता है, ये वर्ब मीटिंग है, मीटिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, मेट बाय देम। आपको पता है कि दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है। तो वी आर मीटिंग, वी आर नॉट बीइंग मेट बाय देम, ये है इसका पैसिव। बहुत इजी था। उसके बाद a lion does not eat grass, however hungry ही मे बी। तो आपको पता है फर्स्ट जो पार्ट होगा उसका ही हम क्या करेंगे, पैसिव करेंगे। तो पहले पहले आपको मैंने जिसे बताया कि आपको टेंस पहचानना है, कौन सा टेंस है। तो लॉयन डज नॉट ईट ग्रॉस, आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस है, तो इसको सिंपल टेंस के फॉर्म से हम पैसिव करेंगे। तो ग्रॉस इज नॉट ईटन बाय अ लॉयन, कमा हाउएवर हंग्री ही मे बी। तो देखिए कि दूसरे जो भी है उसमें बीइंग लगा हुआ है, बीइंग भी नहीं होगा। और ग्रॉस इज ईटन बाय, आपको पता है ये से भी नहीं होगा। तो सिंपल जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है। आपको इतना तो आता होगा, इजी है। जो पैसिव की जनरल फॉर्म में इन्होंने उठाया, कोई डिफिकल्ट ऐसा नहीं उठाया। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि पैसिव से भी ये उठाते हैं। आपको पैसिव को थारोली कंसेप्चुअली थोड़ा देखना है। उसके बाद वाई डिड यू डिसओबे योर पेरेंट्स, सेम वाई तो आपको पता है कि ये एक डब्ल्यू एच फैमिली से है तो वो सेम ही आएगा। उसके बाद डिड है तो आपको पता है डिड किस में चला जाएगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट वर्ब आ गया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पेरेंट्स है और सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, योर पेरेंट्स हो जाएगा। ठीक है, डिसओबेड थर्ड फॉर्म लग गया ओबे का, बाय यू, तो ये इजी था। दे पायलट लैंडेड द प्लेन safely. They pilot the pilot landed the plane safely. इजी है कि एक पायलट ने सेफली प्लेन को लैंड कर दिया है। तो इसमें जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो आपको पता है कि द प्लेन है, तो प्लेन आगे आ गया। कौन से टेंस का सेंटेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, वाज लगाते हैं, वाज आ गया। लैंडेड जो है वो ऐसे ही, उसका थर्ड फॉर्म भी लैंडेड है, सेकंड फॉर्म लैंडेड है तो थर्ड फॉर्म भी लैंडेड है। और सेफली ऐसे ही आ गया, जैसे सेफली तो एक एडवर्ब है तो वो आ गया। बाय किसने लैंड किया है, पायलट ने, तो वो बाय द पायलट। उसके बाद है द टीचर इज कंडक्टिंग द क्लास इन द ऑडिटोरियम। आपको पता है कि ये टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो क्या होगा, द क्लास इज बीइंग कंडक्टेड बाय द टीचर इन द ऑडिटोरियम। इजी था। हाँ, उसके बाद है दूसरा पोर्शन, वो है जीके का, जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज बहुत इजी उठाई है उन्होंने। आपको मैं बताता चलूं कि ये क्या क्या उठा रहे हैं जनरल नॉलेज में, कैपिटल्स और करेंसी भी उठा रहे हैं, और वर्ड जनरल नॉलेज। ठीक है, जैसे उन्होंने उठाया कि द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, आपको पता है कि जो कैपिटल सिटी ऑस्ट्रेलिया की है वो है कैनबेरा। और व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया, रशिया की करेंसी कौन सी है, रबल है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, ये क्या करंट अफेयर है, आपको पता होना चाहिए कि जो राइस का प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है, वो है चाइना। के बाद है ये तो पता नहीं, थोड़ा डाउट लगा क्या है, एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या वो कॉन्टिनेंट लिखा हुआ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अगर कॉन्टिनेंट लिखा है तो मेरे ख्याल से ये अफ्रीका ही होगा। तो इसमें अफ्रीका है या यूरोप, इनमें से कोई है, ये आप चेक कर लेना। उसके बाद है इस्लामिया। तो आपने देखा कि जो जीके उठा रहे हैं वो कैपिटल, करेंसी और जनरल जीके भी उठा रही है। ठीक है, ये वर्ल्ड वर्ल्ड जीके उठा रही है। उसके बाद है इस्लामियत। इस्लामियत से कहाँ से उठा रही है, जो आपको पता है कि इस्लामियत में इजी इजी होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में होता है, उसके वाइफ्स के बारे में, अज़वा मुबारक के बारे में होता है। उसके अलावा इवेंट्स होते हैं, जो पेटल्स होते हैं, यहाँ से उठाते हैं और कहीं। तो फर्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको पता होना चाहिए कि
पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट जो बेबी पाक थी, वो अजवा पाक थी, जो वाइफ थी वो है हजरत खतीजा तुल कुबरा, ये फर्स्ट वाइफ थी। उसके बाद है कि सिखिज्म वाज इंट्रोड्यूस बाय, सिखिज्म ने किसने इंट्रोड्यूस किया? आपको पता है कि जो ये पंजाब में ये गुरु नानक है, तो सिखिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जो अभी रिसेंटली भी इनके इवेंट्स होते रहते हैं, जो इंडिया वाले यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान, इस गुरु नानक की और उनके हिसाब से कोई एक होली प्लेस है, जैसे मुसलमान के पास होता है कि वो एक पकाई के लिए मक्का और मदीना जाते हैं, इस तरीके से वो भी सिख आते हैं यहाँ पे। तो सिखिज्म जो है गुरु नानक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। हाउ मेनी प्रोफेट्स आर मेंशन इन होली कुरान? देयर आर 25 प्रोफेट्स। तो उसके बाद है जनरल साइंस। देखो कि इन्होंने किस तरीके से सीक्वेंस दिए। इस्लामियत भी उठाई है, जीके, ये सर जीके का पोर्शन है। इस्लामियत भी उठाई है, जनरल वर्ड नॉलेज भी उठाई है, और जनरल साइंस एबिलिटी भी उठाई है। तो हाउ मेनी ट्रायंगुलर सरफेस आर फाउंड इन प्रिज्म? प्रिज्म में ट्रायंगुलर सरफेस कितने होते हैं? तो प्रिज्म में ट्रायंगुलर सरफेस दो होते हैं, और उसके फेसेस जो प्रिज्म के होते हैं वो 5 होते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। प्रिज्म के जो फेसेस होते हैं वो 5 होते हैं, और उसके बाद प्रिज्म में जो रेक्टेंगल होते हैं वो 3 होते हैं। प्रिज्म में ट्रायंगुलर मैंने आपको बता दिया ये 2 होते हैं, और इसके वर्टाइसिस होते हैं वो 9 होते हैं, और इसके एजेस होते हैं वो 6 होते हैं। ये सारा मैंने जो प्रिज्म के लिहाज से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने सारे यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। इंशाल्लाह इसमें कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग? ये जो भी गैसेस है ये सारे ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, और ऑल ऑफ दीज होगा ऑप्शन इसका। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि अगर कोई ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन जो आंसर होता है वो किस तरीके से क्वेश्चन में उसका आंसर दिया होता है। लाइक इन्होंने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, ठीक है, गैसेस आ गया, कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अभी गैसेस है, इट मींस एक से ज्यादा गैसेस हो गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, गैसेस में इट मींस कि दो तीन गैसेस हो गए, तो ऑल ऑफ दीज। अगर वो पूछ जाता है अगर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कंट्रीब्यूट, तो ऑल ऑफ दीज नहीं होता। तो ये बहुत एक अच्छी सी ट्रिक थी, आपने ध्यान में रखनी है। इसीलिए होता है कि कभी आपको पता नहीं था कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में जो मोस्ट अबंडेंट गैस है वो नाइट्रोजन है। ये कुछ जनरल साइंस एबिलिटी के एवरीडे साइंस की क्वेश्चन होती है, जिसे आप देख देख लेना कि एटमॉस्फेयर में सबसे जो ज्यादा गैस मिलने वाली है वो नाइट्रोजन है। जैसे कि अर्थ क्रस्ट में कौन सी मिलती है, ऐसे ही कोई जो 5-6 जो एमसीक्यू है वो आप देख लेना। मैं आपको नॉर्म्स पता चल रहा हूँ, उसके अलावा मैं आपको इसकी ये टेस्ट सोल्व भी करके दे रहा हूँ। और ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आपको पता है कार्डियो जब वर्ड यूज हो तो आप देखना कि ये डायरेक्ट हार्ट का ही इंस्ट्रूमेंट है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज अ टेक्निक टू डायग्नोज द डिजीज ऑफ हार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ होमोग्लोबिन इज, ये जो एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो होमोग्लोबिन है, जो ब्लड है, उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है वो है कौन? आयरन है। इस वजह से ही ब्लड जो रेड होता है। उसके बाद है द डेंगू वायरस स्प्रेड्स बाय, अभी रिसेंटली ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है कि डेंगू वायरस बहुत हो गया है और इसमें डेथ्स भी हो रही है। तो ये जो इसका जो ये स्प्रेड आउट होती है, एक एड्स मॉस्किटो होता है जो फीमेल मॉस्किटो है, उसके बाइट से ये स्प्रेड आउट होता है। द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये एक्सक्रीटरी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक्सक्रीटरी है। तो बॉडी में से जो सबसे ज्यादा एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, वो कौन सा है? वो है किडनी। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हर एक लोग को पता होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग आपको पता है कि ये ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ये एसेंशियल होते हैं। ठीक है, ये था जनरल साइंस एबिलिटी की। ये सारे जीके में आते हैं। आपको बताना चाहिए कि 20 इंग्लिश के होते हैं, 30 मैथ के होते हैं, और जीके जो 20% होते हैं उसमें ये सारे आ गए। इस्लामिक भी आ गई है, 20 या 30% है, ये मुझे पता नहीं कंफर्म। ये सारे जो जीके में, जिसमें जनरल साइंस एबिलिटी भी है, इस्लामियत भी है, वर्ड जीके भी है। अभी आईक्यू का मैंने उठाया यहाँ पे, बाकी तो मैथ सारी इजी थी, तो आईक्यू भी है, तो मैंने सोचा कि आईक्यू आपको ये बता देना कि आईक्यू किस तरीके से सोल्व करना है। इन्होंने बहुत ही इजी आईक्यू दिया है। फाइंड द मिसिंग नंबर। आईक्यू कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, एक दो होता है इंग्लिश वाला ये वो, पर आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो भी है आईक्यू, मीनिंग भी आईक्यू है कि आपके माइंड मैपिंग से भी सोल्व करना है। तो ये जो फिगर्स दिए इसमें आपको क्या लगता है, आप पहले आईक्यू अपनी इंटेलिजेंस चेक करें, जैसे मैंने चेक किया के 358, 358 एक राइट हैंड रूल से ये मूव कर रहा है। 3 से +5 करेंगे तो वो 8 मिलेगा। 11 से प्लस 3 से +5 करेंगे तो वो 8 मिलेगा। ठीक है, और 11 से +14 करेंगे तो वो 25 मिलेगा। सेम है, 27 से 31 प्लस करेंगे तो वो 58 मिलेगा। तो इस तरीके से ये आईक्यू था। which number should be the missing number in the series? इस सीरीज में कौन सा नंबर मिसिंग है? तो देखते हैं कि 40, 35, 31 देख रहा है कि आपको देखना है कि इंक्रीजिंग सीरीज है या डिक्रीजिंग है। पहले तो आपको पता चल गया कि ये सीरीज जो है ये डिक्रीजिंग सीरीज है, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है कि 40 में से 5 माइनस करेंगे तो 35 मिलेगा। 35 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या 31 मिल रहा है। 31 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। और 28 में से 2 माइनस करेंगे तो 26 मिलेगा, और 26 में से 1 माइनस करेंगे तो 25 में। इस तरीके से ये सीरीज देखें कि डिक्रीज हो रही है तो हम माइनस करते गए, हमें आंसर इजीली मिल गया। उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज कट बाय 40% फॉर सेल बाय व्हाट परसेंट मस्ट द डिस्काउंट देम इन देम, पता नहीं देम लिखा हुआ क्या लिखा, देम लिखा, देम बी इंक्रीज टू गेन सेल द आर्टिकल ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। एक ये क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन दो और भी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको सोल्व करके भेजता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बड़ा था उस वजह से सोल्व नहीं हो रहा था, जो सोल्व हो रहा है तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने अभी सोल्व भी किया है, वो छोटा था, ये थोड़ा बड़ा है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया इसको। मैं भी इंशाल्लाह अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करके भेजूंगा। फाइंड द मिसिंग लेटर्स। ये क्या है कि इसमें मिसिंग लेटर देखने हैं। इस मिसिंग लेटर्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे एबीसी लिखी है सारी, के ABCDEF मैंने यू तक लिखी है। देखिए कि बी और ई के बीच में कितने, बी और ई के बीच में 2 नंबर मिस है। देखिए BE, और ई और एच के बीच में कितने नंबर मिस है, ई और एच के बीच में भी 2 नंबर, एफ और जी नहीं है। सेम है यहाँ पे एम और क्यू के बीच में कितने हैं, एम एम और ओ के बीच में कितने हैं। देखिए कि MNO इसमें 1 नंबर मिस है। ठीक है, और O और Q के बीच में कितने नंबर है, आपको पता है कि MNOPQ, MNO O हुआ P, उसके बाद Q 1 नंबर में से सही है। और R ये बीच में क्वेश्चन मार्क है T, आपको पता है RST, तो यहाँ पे 2 नंबर कम थे, यहाँ पे 1 नंबर कम है, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है क्या है RST, तो S इसका क्या है आंसर है। देखिए कि इजी इजी आईक्यू बहुत ही इजी होता है, आप सिर्फ उस क्वेश्चन को, उस फिगर को समझने की कोशिश करें। उसके बाद है इफ यू रीअरेंज द लेटर्स BARTIB यू वुड हैव द नेम ऑफ एन और दिस। आपको पूछ रहा है कि अगर आप इस स्पेल को रीअरेंज करें तो किसी चीज का नाम बन रहा है, या किसी एनिमल का नाम बन रहा है, या किसी स्टेट का नाम बन रहा है, कंट्री से किसका बन रहा है। तो ये तो बहुत ही इजी है, आपको पता है कि बहुत टाइम से ये आ भी रहा है एमसीक्यूज में कि ये इसकी स्पेल क्या है, RABBIT। रैबिट है, रैबिट जो एनिमल है उसका ये
करेक्ट आंसर है। तो आपको मैं बताना चलूं कि जो रीअरेंज का क्वेश्चन होता है आपको उसके क्या करना है, ये कोई एक रट्टा नहीं है, कोई पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी नहीं है कि किस तरीके से आपको वर्ड को देख के करेंगे। तो 2-3 टाइम्स उसको आप अटेम्प्ट करें कि आगे पीछे करके अटेम्प्ट करें, तो लाजमी बात है उस वर्ड में से कोई वर्ड निकलेगा। और ऑप्शन को देख करके देखें कि यहाँ पे एनिमल भी लिखा है, आप पहले चेक करें कंट्री का कोई नाम तो नहीं आ रहा है। तो आपको 2-3 कंट्री चार देखिए इस वर्ड्स में, जो देखिए कि कोई ऐसा नहीं है। तो उसके बाद स्टेट भी नहीं है, सिटी भी नहीं है, एनिमल का नाम मैंने ध्यान में रख के देखा तो आगे पीछे करने से ये वर्ड आ गया रेबिट। उसके बाद विच आंसर एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का जो मीनिंग होती है वो है कंफर्टिंग। अभी देखिए ये आईक्यू में क्वेश्चन आया है, ये क्या है, आईक्यू में क्वेश्चन आया है क्या, एक्चुअली सिनोनिम से, लेकिन आया कहाँ है, आईक्यू में क्वेश्चन आया है। उसके बाद है वसीम लेफ्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी वाले पूछते रहते हैं कि वसीम लेफ्ट होम फॉर द बस स्टॉप 10 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल। वसीम ने क्या किया कि बस के लिए ये स्टॉप पे जा रहे हैं, 10 मिनट पहले निकला है, जब जैसे कि इसका यूजुअली टाइम था उससे पहले 10 मिनट निकला है। इट टेक्स 15 मिनट्स, उसने 15 मिनट्स लिए टू रीच द स्टॉप, स्टॉप पहुंचने पे इसने 15 मिनट्स लिए। ही रीच द स्टॉप एट 6:40 AM। ये जो स्टॉप पे पहुंच गया वो 6:40 AM पे पहुंच गया। व्हाट टाइम डज बी यूजुअली हैव होम फॉर द बस स्टॉप। ये पूछ रहा है कि कितना टाइम जो ये यूजुअली लेता था इस बस स्टॉप पहुंचने को, जिससे पहले यूजुअली टाइम था उसको पूछ रहा है। तो कैसे क्या करेंगे इसमें, देखें कि पहले तो किस टाइम पहुंचा है, ये पहुंचा है 6:40 पे, तो 6:40 पे पहुंचा है। ये कितने टाइम्स इसने कितना टाइम लिया पहुंचने में, इसने लिया 15 मिनट्स। तो वो क्या किया मैंने, 6:40 में से 15 मिनट्स मैंने सब्ट्रैक्ट करी, तो 40 में से 15 सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या 25 बचेंगे। तो ये 10 मिनट्स क्या है पहले निकला था, तो 10 मिनट्स क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 6:40 35 पे ये इसी टोटल टाइम इसका हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, देखना कि क्या करना है आपको, पहले टाइम जो है उस टाइम में से जो इसने टाइम लिया है, जो इसने टाइम स्पेंड किया है वो टाइम आप सब्ट्रैक्ट करना, और जितना ये जल्दी निकला है घर से वो टाइम आप प्लस करना, तो उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है सम मंथ्स हैव 31 डेज, हाउ मेनी हैव 30। तो कुछ मंथ्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, तो 30 डेज वाले कौन से मंथ्स है, कितने मंथ्स है, वो 4 मंथ्स है, वो मैंने लिख भी दिए यहाँ पे, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ये 4 मंथ्स जो 30 डेज के होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी टेस्ट मैंने सोल्व कर दी है, और होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, और इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चन है इसकी, वो भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा पिक्चर सही नहीं निकली हुई थी, यहाँ पे पता नहीं कौन सा कोई नंबर है, -n = 5 एंड 2n + 3n = 15 देन m + n। इसको किस तरीके से सोल्व, मैं आपको जनरल इसका मेथड बता रहा हूँ किस तरीके से सोल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 4 है, 4 - n = 5 है, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो n -n = 5 - 4 हो जाएगा, तो -n = क्या हो जाएगा 1, तो n = -1। ओके, जैसे ये निकलेगा n का वैल्यू, तो n का वैल्यू जो आएगा वो आप क्या करेंगे, वो पुट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। जो भी नेक्स्ट इक्वेशन होगी उसमें आप पुट करेंगे, क्या है 2m + 3, n का वैल्यू क्या निकला था -1, तो -1 = 15। अभी क्या करेंगे, तो m का वैल्यू निकालेंगे 2m + 3, ये माइनस का उस साइड क्या होगा 15 + 3 कितना हो गए 15 + 3 18, तो m क्या निकला, m = 18 / 2 9।
m का वैल्यू आया 9। इससे आपको पता है कि यहाँ पे क्या था 2m प्लस 15 प्लस वो 3 जो माइनस के थे उस साइड गए तो प्लस हो गया, तो 15 प्लस 3 18 हो गया। 18 में से मैं m निकालूंगा तब ये 2 जो वो था वो मैंने डिवाइड किया 18 से तो 9 आ गया। उसके बाद अभी क्या निकला है, क्या निकला है कि पूछ रहा है कि m प्लस n करिए, तो आपको पता है जो m निकाली थी वो हमने n निकालते हो हमने वो -1 निकाली थी, और अभी जो m निकाली है वो क्या निकाली है, वो 9 निकाली है। तो 9 माइनस प्लस का -1 निकले, ठीक है। तो ये कितना होगा टोटल 8। क्या है कि माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से 9 में से, तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तो 8 इसका राइट आंसर है। देखिए कि ये मैंने गेस किया कि ये 4 था, लग भी 4 रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप इस तरीके से सोल्व कर लें। आगे मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन सा है इसमें। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊं कि आपको देखना है कि जो भी वो नंबर जिसके डिवाइड में न्यूमरेटर जो है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो वो क्या होगा ग्रेटर होगा किसमें, डेसिमल केस में। तो यहाँ पे देखते हैं कि 0007 है, यहाँ पे क्या है 0003 है, तो ये क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है इसमें 0 कम है, तो ये बड़ा नहीं होगा। इसमें 005 है, ऊपर जो है वो 0005 है, तो ये भी इसमें भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कि 0.007 और 0.0006 है, तो यहाँ पे 0006 है, ऊपर में 00, ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है इनमें से सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद जो डिनोमिनेटर में है वो डिजिट ज्यादा है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, वही सारे आप सोल्व करके देख कर सकते हैं, ये सारे इससे छोटे हैं। अभी किस तरीके से सोल्व करेंगे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो है इसको लेके आएंगे होल होल की तरफ से। लाइक मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। के 0.007 इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 7। कितना डिजिट लेके आए 3। सेम एयर अगर मैं नीचे वाला लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 3 डिजिट है तो 0.6 हो जाएगा। अब इस मुझे एक पॉइंट और भी लेके जाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एक साइड है, तो ये हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 6। 70 डिवाइड बाय 6 कितना हो गए, आपको पता है कि 11 पॉइंट समथिंग आंसर आया, तो ये जो है सबसे ग्रेटर है। इस तरीके से हम आगे मूव कर रहे हैं। A sweater sells for RS 4,800 after 25% discount. What is the original price? फिर देखें कि ये भी उस तरीके सेम तरीके से क्वेश्चन था जो पीछे हम एक स्किप करके आए हैं, वो थोड़ा बड़ा था ये थोड़ा छोटा है। क्या करेंगे सबसे पहले हम परसेंटेज निकालेंगे किसका 48 का, तो 4800 का परसेंटेज क्या निकलेगा 4800 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 25 डिवाइड बाय 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 डबल 0 खत्म, और ये जो 25 इससे करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। क्या निकला, मैं 1 मिनट इसको रेज करके आपको सही कलर भी डिफरेंट उठाता हूँ ताकि आपको इजीली समझना है। क्या करेंगे 4800 का हम क्या करेंगे 25% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 भी कर देते डायरेक्ट, तो भी आंसर क्या आएगा 1200 आएगा। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो 25% निकलेगा किसके 4 से करोगे आप से 48 के, तो वो क्या निकलेगा वो 12 ही निकलेगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 48 होता है, तो 1200 क्या निकला इसका परसेंटेज निकला है, जो वो डिस्काउंटेड परसेंटेज। तो इतना इसने डिस्काउंट किया है। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 48, 4800 जो है ओरिजिनल प्राइस है, प्लस करेंगे 1200, तो आंसर क्या आएगा 6000। 6000 क्या है इसका
इसका राइट आंसर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो निकाल देंगे, कितना इसने डिस्काउंट किया है। दो वो डिस्काउंटेड प्राइस होगी, वो क्या करेंगे, जो जिसमें इसने सेल किया है उसमें से प्लस करेंगे तो वो हमें ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगी। उसके बाद सिंपल अर्थमेटिक है, 0.09 डिवाइडेड बाय 0.003। ये सेम जो पिछले वाला क्वेश्चन है उस तरीके से भी है, मैं आपको सोल्व भी करके देता हूँ यार, आपके लिए मेहनत बहुत कर रहा हूँ मैं। सोल्व भी करके देता हूँ। क्या है, 0.09 डिवाइडेड बाय 0.00003। देखिए मैंने आपको बताया कि इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, और इसको कितने डिजिट, 2 डिजिट इस साइड लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 0.03। सेम, अभी 2 डिजिट है तो यहाँ में डबल जीरो लगा देंगे तो 900 डिवाइडेड बाय 3। ये जब टेबल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 300 इसका क्या है, 300 इसका आंसर है। तो ये पड़ा है 300 इसका आंसर, मैंने यहाँ भी कर दिया है। ठीक है, ये इसका 300 आंसर है। उसके बाद पूछ रहा है कि p प्लस 2q इज इक्वल टू 14, 3p प्लस q इज इक्वल टू 12, देन व्हाट इज p। सो p पूछ रहा है तो हम इस तरीके से इस इक्वेशन को रखेंगे ताकि हमारा q कैंसिल हो जाए तो हमें p मिल जाएगा। देखिए कि यहाँ पे 2q है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2q मिल जाएगा। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया गया, सेम फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने सेम रखी, और सेकेंड वाली इक्वेशन जो थी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ऐसे सेम आ गई। ठीक है, ये 14 है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो वो सेम रखी ऐसे ऐसे, सेकेंड वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई किया तो 6p हो गया, प्लस 2q इज इक्वल टू 12 की, जब 12 से जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ऊपर भी 2q था, नीचे भी 2q, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये कितने होंगे, ये अब जो माइनस कर रहे हैं तो -6 है, जो वो माइनस वाला है वो p है वो प्लस वाला, तो माइनस के 5p बचेंगे। यहाँ पे 14 माइनस हो जाएगा किससे, 24 से, तो 10 बचेंगे माइनस के, तो माइनस माइनस में कैंसिल, तो p लेंगे तो ये 5 जाएगा, इससे डिवाइड होगा, टेबल लगेगा 2 टाइम्स p इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। उसके बाद जो है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रेटिक फिगर दी है, इसके पेरीमीटर पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला है इजी तरीके, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आपको याद रखना है पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल का। तो इंशाल्लाह आप इसको चुटकी में करेंगे। क्या है कि एक्स, वो डब्ल्यू एक्स, पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे, डब्ल्यू एक्स प्लस, उसके बाद जो एक्स पे एंड हुआ तो एक्स दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड, प्लस वाई जेड, और लास्ट में क्या होगा, जो एंड वाला है वो डब्ल्यू से आगे, जो भी लास्ट, फर्स्ट और लास्ट आप में मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स डब्ल्यू होगा। अभी देखेंगे इसका क्या है, जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले है डब्ल्यू एक्स कहाँ है, ये वाला डब्ल्यू एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 160 है, तो 160 पुट कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक्स वाई, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई क्या है 300, तो 300 पुट कर दिया। उसके बाद क्या है कि वाई जेड यहाँ से यहाँ तक कि क्या है 200, तो 200 पुट कर दिया है। और उसके बाद क्या है जेड डब्ल्यू कितना है, जेड डब्ल्यू है इसका 180, तो 180 पुट कर दिया है। ये सारे को जब सम करेंगे तो निकलेगा 840, तो इसका आंसर है। तो ये था क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है कि पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से निकलेंगे, ये फार्मूला था। और स्क्वायर किस तरीके से फार्मूला है, मैं आपको बताता चलूं कि स्क्वायर किस तरीके, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4s, एस क्या है, कोई भी लेंथ है, तो 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या निकलेगा, पेरीमीटर। सेम है रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैंने सारे कुछ मेरे जो थ्योरी के लेक्चर थे उनमें मैंने बताया ये सारे कुछ। तो ये क्या है 2l प्लस 2w, ये क्या है, किसका फार्मूला है, ये रेक्टेंगल का फार्मूला है। तो आगे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इफ c स्टेयर एच डी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन
सी माइनस डी अपन सी। ये स्टेज कोई भी ऑपरेशन है, ये बोला कि ये दो ऑपरेशन है ये इसके इक्वल है, तो सी नॉट इक्वल टू सी इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, सी जीरो के बराबर नहीं होगा। आगे आपको दे रहा है वैल्यू के 12 स्टेज 3 इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि सी यहाँ पे 12 दिया हुआ है और डी 3 दिया हुआ है, पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, और डिवाइड में क्या है 12, तो 9 को टेबल लग रहा है 3 टाइम्स किसका 3 का, और 12 को लग रहा है 4 टाइम्स, तो ये इसका लास्ट आंसर है। उसके बाद है ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन जो पिक्चर में सही नहीं दिया हुआ है, अगर आप बोलेंगे तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ये क्वेश्चन है, एक ऊपर में क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आया था। तो गाइस होप आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है ये मेरा वीडियो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हवाले से, जो टेस्ट हुई थी फर्स्ट फेज वाली, उसके ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप किसी भी फ्रेंड से पूछ सकते हैं ये ओरिजिनल टेस्ट का। मैंने ये बहुत ही मुश्किल से टेस्ट कहीं हाँ कहीं ली है, और इंशाल्लाह आपको ये बहुत हेल्प करेगी। और मैंने आपको नॉर्म्स बता दिए कहाँ कहाँ से ये टेस्ट उठा रहे हैं, देखें कि IQ किस तरीके से आ रही है, और जनरल मैथमेटिक्स जो अर्थमेटिक है वो किस तरीके से ले रहे हैं। तो आपको ये जो नॉर्म्स मैंने बताए इसमें आप तैयारी करें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह साथ ही।